जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है? डिस्कशन करनी है टेस्ट 1 की, डिस्कशन करनी है टेस्ट 2 की, और फिर डिस्कशन करनी है उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो चैप्टर 14 के हैं। हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं लेकिन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर रिसीट ऑफ रिप्लाईज। कल के लेक्चर में हमने ये डिसाइड कर लिया था, एक तो हमने स्टेप्स सारे पढ़ लिए थे कि कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और फिर डिसाइड कर लिया था सबसे अहम चीज पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे कि नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे। और मैंने ज़बानी कलामी आपको बता दिया था कि पॉजिटिव कंफर्मेशन की वर्डिंग क्या होती है और नेगेटिव कंफर्मेशन की वर्डिंग क्या होती है। ज़बानी कलामी क्या बता दिया था कि पॉजिटिव कंफर्मेशन की वर्डिंग क्या होती है और नेगेटिव की। लिखत पढ़त में भी बता दूं कि पॉजिटिव कंफर्मेशन की वर्डिंग क्या होती है और नेगेटिव की क्या होती है। आइए फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए कौन सा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है? यह है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8। अब घर जाके अभी नहीं पढ़ना, घर जाके जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैसी होती है और नेगेटिव कंफर्मेशन कैसे होती है। प्रैक्टिस में आपका सीनियर आपको कहे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करो, आपने कहना सर मसला ही कोई नहीं, 2 मिनट में डिजाइन कर दूंगा। ये सारे वर्ड्स कॉपी करके पेस्ट कर दें, पॉजिटिव कंफर्मेशन तैयार। और अगर सीनियर के नेगेटिव कंफर्मेशन, आपने कहना सर मसला ही कोई नहीं, 2 मिनट में तैयार कर दूंगा। क्या करेंगे? यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें। वैसे हर फर्म का अपना अपना फॉर्मेट पहले होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से भी अगर डिजाइन करना चाहें इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव कंफर्मेशन का फॉर्मेट और नेगेटिव कंफर्मेशन का फॉर्मेट। बैंक का नहीं है, ये डेटर का है मेरे भाई, डेटर का, ठीक है, डेटर का। चलिए स्टार्ट करें। अब क्या बोला? टेस्ट 1 की डिस्कशन। टेस्ट 1 अपने किधर है? टेस्ट 1 कल कहा था ना, टेस्ट 1 लेके आना, टेस्ट 2 लेके आना। टेस्ट 1 किधर है? टेस्ट 1 सामने रखे, देखिए यही था टेस्ट 1। 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट और रीजनेबल एश्योरेंस में फर्क बताओ, क्या फर्क है? एब्सोल्यूट परफेक्ट 100% गारंटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, सर्टिफिकेशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एश्योरेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों में से कौन सी है जो एक्सपेक्टेड है? रीजनेबल। क्लियरली आउटलाइनिंग द रीजंस टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। रीजंस बताइए क्यों आपने कहा रीजनेबल एक्सपेक्टेड है ऑडिट में, एब्सोल्यूट क्यों नहीं एक्सपेक्टेड? रीजंस बताइए। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो बताइए क्या एग्जाम में सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ये लिख देंगे कि 1 2 3 4 करके लिमिटेशंस भी लिखेंगे? क्या लिमिटेशन? 8 नंबर है, लिमिटेशन भी लिखेंगे। क्या लिमिटेशन लिखेंगे भाई? क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशंस, ठीक है, ठीक है। तो वो हम लिमिटेशंस लिख देंगे, उनके सब पॉइंट्स में लिख देंगे अगर किसी के सब पॉइंट्स हैं तो। 1 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 2, क्वार्ट्स फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड योर फर्म टू अंडरटेक ए नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट किस एंगेजमेंट को कहते हैं? ऐसी एंगेजमेंट जो एश्योरेंस एंगेजमेंट तो है लेकिन ऑडिट नहीं है। नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है? ऐसी एश्योरेंस एंगेजमेंट जो ऑडिट नहीं है। कौन सी एंगेजमेंट होती है एश्योरेंस जो ऑडिट नहीं होती? रिव्यू। तो घुमा के हमें क्या कह रहा है कि फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा रिव्यू करो। ऑडिट जूनियर हैज नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इन सच एन असाइनमेंट बिफोर एंड हैज आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन व्हाट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स। जूनियर को कुछ समझ नहीं, उसने कहा ये एश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है? रिक्वायर्ड में कह रहा है एक्सप्लेन द 5 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस। सिर्फ लिस्ट लिख देंगे कि एक्सप्लेन भी? सिर्फ लिस्ट के एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये लो, ये वही नहीं है, इसमें उसने एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने को कहा है। इसमें एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन थी। किसी स्टूडेंट को याद है एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन? प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस अबाउट सब्जेक्ट, सुटेबल क्राइटेरिया,
ठीक है, ठीक ठीक ठीक। रोल ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट, डायरेक्टर के हमने कितने 3 रोल पढ़े थे, तो एज एजेंट था, एज स्टीवर्ड था और अकाउंटेबल था। शाबाश शाबाश। तो मुझे ये बताइए, एज एजेंट एक्सप्लेन कर दिया आपने। एज एजेंट यही रोल था ना कि वो मैनेज करता है दूसरी पर्सन के एसेट्स, ये नहीं था, ये रोल एज स्टीवर्डशिप था। एज एजेंट क्या है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट टू मैनेजमेंट, 5 से कोई से 2 लिख दे, कोई से 2 लिख दे, ज्यादा लिख दिए तो फिर भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। क्वेश्चन 4, ये क्या साइंस थी? चले कोई क्वेश्चन 4, द मैनेजिंग, ये कोई केस स्टडी लग रही है, जरा ध्यान से पढ़िए। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बर्डी लिमिटेड एंड एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म हैज डिस्कवर्ड दैट द एम्प्लॉई हैज डाइवर्टेड 30,000 pounds ऑफ कंपनी फंड्स इनटू हिज ओन बैंक अकाउंट by creating and paying purchase invoices on fictitious supplier accounts over the last 12 months। यानी एम्प्लॉय ने क्या तरीका वारदात किया कि फेक सप्लायर का अकाउंट क्रिएट किया और उसको पेमेंट शो करवाता रहा, हालांकि वो पेमेंट्स भी फेक, वो सप्लायर भी फेक, असल में वो पेमेंट्स अपनी जेब में डालता रहा, फेक एंट्री करके पेमेंट्स अपनी फेक एंट्री, क्रेडिटर्स परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट फेक एंट्री, फिर क्रेडिटर्स डेबिट कैश क्रेडिट फेक एंट्री, और कैश किधर जाता था जी उसके लिए। The managing director has contacted your firm to express his concern that the audit team did not discover this fraud during the external audit। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर में सीईओ ने कहा, भाईजान आपकी ऑडिट टीम करती क्या रही है, ये फ्रॉड क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकी, क्या करते रहे हैं, किस लिए आते थे वो टीम आके 4 महीने बैठी रही, किस लिए बैठी रही है, ये फ्रॉड तो वो डिटेक्ट नहीं कर सके। एंड हैज रिक्वेस्टेड ए मीटिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर टू डिस्कस द इशू। एंगेजमेंट पार्टनर को बुलाया, उसने कहा बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। Financial statement for the current year show revenue of 25 million and profit before tax of 1.5 million. Explain why the managing director's expectation that the audit team should have discovered the fraud is unrealistic। सबसे पहले हम इस केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले वो कंसेप्ट लिखेंगे जिस पर ये केस स्टडी बेस कर रही है। वो क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी इसमें 2 अहम वर्ड्स हैं, एक मटेरियल और एक रीजनेबल एश्योरेंस। सबसे पहले तो मटेरियलिटी की बेस पे डिसीजन कीजिए। जरा मुझे ये बताइए कि क्या ये आइटम मटेरियल है? नहीं, आपको मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना आता है? 1.5% किसका, रेवेन्यू का, या कैलकुलेट करें क्या आता है? 75,000, तो उससे फ्रॉड कितने? 30,000 इमटेरियल है। हम क्या कहें, ये कैलकुलेशन शो करवा के क्या कहेंगे, ये तो इमटेरियल है, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, इवन अगर मटेरियल होती स्टिल क्या आप अपने आप को डिफेंड कर पाते एज ऑडिटर? फिर क्या कहते? फिर हम कहते हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स पे भी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं। तो पॉसिबल है क्या कि हम इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से इस मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए, और चूंकि फ्रॉड है तो खास तौर पे एक्सप्लेनेशन में फ्रॉड वाली रीजन लिखेंगे। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक हो सकती हैं, कोल्यूजन हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स की वजह से हो सकता है, या कोल्यूजन की वजह से हम फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो याद रखें, इमटेरियल में तो स्ट्रेट अवे हमारी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हम डिटेक्ट ना कर पाए तो उसमें भी हमारे पास अपने डिफेंस के लिए आर्गुमेंट है। क्या कि हम तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, इसका मतलब है इमटेरियल से बचने के लिए भी हमारे पास आर्गुमेंट है, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट के केस में भी बचने के लिए हमारे पास आर्गुमेंट है। क्वेश्चन 4 क्लियर है जी? इसका फ्रॉड किए क्यों नहीं दे रहे कि फ्रॉड डिटेक्ट करना ऑडिटर की, ये भी दे सकते हैं कि फ्रॉड चूंकि सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को, लेकिन मटेरियलिटी वाला बड़ा पॉइंट है, मटेरियलिटी वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये आइटम इमटेरियल है। तो वो मटेरियल होती तो फिर बिल्कुल आपकी वाली बात ठीक थी।
ठीक है, हम ये कहते कि इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना ऑडिटर की नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन रीजन क्या, क्यों? क्योंकि फ्रॉड में सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और कोल्यूजन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से ऑडिटर के लिए इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। 4 क्लियर? 5 ए पार्ट। Aslam is a junior member of your audit team. During an informal discussion with your team members, Aslam has inquired you about the reason of emphasizing on professional skepticism when honesty and integrity of the management is not questionable based on prior experience. Briefly respond to the inquiry of Aslam. वो कह रहा है जब पास में मैनेजमेंट ऑनेस्ट रही है, कॉम्पिटेंट, तो फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की जरूरत क्या है? इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन आएगी क्या? इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस के पॉइंट्स याद है? क्या थे इंपोर्टेंस के पॉइंट्स? अवॉइड्स ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5A क्लियर? इसमें इंपोर्टेंस लिखनी थी कि इसकी अहमियत की वजह से हम हर ऑडिट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करते हैं। Next, what are the principal misunderstanding made by lay users of audited financial statement that are commonly referred to as the expectation gap? Misunderstanding कौन कौन सी है? हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट बताइए, हाइब्रिड क्लास में जो सबसे एंड पे स्टूडेंट बैठा हुआ है ये बताए। हाइब्रिड क्लास में है हमारे कोई भाई माइक लेके बैठे हुए? भाई आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। हाँ जी 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 बताइए, बताइए एक्सपेक्टेशन गैप क्या कॉमन एग्जांपल्स हैं? ऑडिटर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक्सपेक्टेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? ऑडिटर डज नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगली एग्जांपल की एक्सपेक्टेशन गैप की नहीं, इनको बोलने दें जी। हाइब्रिड वाले भाई अगली एग्जांपल बोलिए। ऑडिटर प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हालांकि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड, कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है? रीजनेबल और लिमिटेड और एब्सोल्यूट। ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। और क्या एग्जांपल एक्सपेक्टेशन गैप की? ऑडिटर प्रिवेंट्स एंड डिटेक्ट्स फ्रॉड, हालांकि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने की नहीं है, बल्कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने की है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रीजनेबल एश्योरेंस से कोई फ्रॉड सामने आता हुआ, ऑडिटर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन अगर रीजनेबल एश्योरेंस से कोई फ्रॉड सामने ना आता हुआ, ऑडिटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो कौन सा फ्रॉड है जो रीजनेबल एश्योरेंस से सामने नहीं आता? जो कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स के जरिए से, कोल्यूजन्स के जरिए, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए किया जाता है, ऐसा फ्रॉड रीजनेबल एश्योरेंस से सामने नहीं आता। ये था हमारा टेस्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब उस टेस्ट की तरफ चलते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है। वो कौन सा टेस्ट है? वो है आपका टेस्ट नंबर 2। जा रहा हूं पीछे भाई, जा रहा हूं। टेस्ट नंबर 2, यही टेस्ट था, यही टेस्ट था। नंबर 1 पार्ट ए, डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में फर्क बताइए। प्लीज एक्सप्लेन, क्या डिफरेंस है सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? जल्दी बताइए। अच्छा लिखेंगे क्या, ये बता दे। और दोनों की डेफिनेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन क्लास में कितने स्टूडेंट्स को याद है? बताइए। To confirm the operating effectiveness of internal controls in preventing, detecting and correcting misstatements at assertion level. और substantive procedures की क्या डेफिनेशन है मेरे भाई? Procedures to detect misstatement in financial statements at assertion level. At assertion level था कि नहीं था? At assertion level substantive procedure की डेफिनेशन में था कि नहीं था? चलिए, अच्छा ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसने तो डिफरेंशिएट करने को बोला है। डेफिनेशन इज पार्ट ऑफ डिफरेंस। 1 का पार्ट बी, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंट। इनका रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट है कि इनवर्स है? अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा परफॉर्म करे
कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाई करें और वो स्ट्रॉन्ग साबित हो। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा परफॉर्म करें और स्ट्रॉन्ग साबित, तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या करने हैं, कम करने हैं। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कम करें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स। समझ आई इसके। सी, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसीडर्ड टू डिटरमिन इफ ऑडिट एविडेंस इज रेलेवेंट। सो एक था सफिशिएंट, एक था एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट में एक था रेलिवेंस, एक था रिलायबिलिटी। मुझे अंदाजा था सफिशिएंट भी आपको याद होगा, रिलायबिलिटी भी याद होगा। जो याद नहीं किया होगा आपने, रेलिवेंस वाला नहीं किया होगा। कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? तो आता था आपको? रेलिवेंस के बाद बताइए क्या पॉइंट्स है। अगर कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी हो तो रेलिवेंट एविडेंस क्या है, रिकॉर्डेड अमाउंट। शाबाश, इसीलिए पूछा था। कंप्लीटनेस के लिए हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं आउटसाइड काउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, और फिर देखते हैं। हाँ जी, इसीलिए तो ये पता चल गया आपको रेलिवेंट के पॉइंट्स कौन से लिखने थे। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हो तो हम क्लाइंट के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट करते हैं, और अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, Saeed has been appointed as the auditor for Jaguar Motors Limited and he has to make his audit plan. Audit plan क्या होता है? Audit plan है पहले प्लानिंग कर लेना कि हम इस ऑडिट पे इसके एरियाज को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ऑडिट प्लान क्या है? ये पहले डिसाइड कर लेना कि हम इस क्लाइंट के डिफरेंट एरियाज को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकली इन्वेंट्री का अलग ऑडिट प्लान होता है, फिक्स एसेट्स का अलग ऑडिट प्लान होता है, सेल्स का अलग ऑडिट प्लान होता है, पेरोल का अलग ऑडिट प्लान होता है, क्योंकि हर एक के प्रोसीजर अलग परफॉर्म होंगे ना। तो सईद क्या करना चाह रहा है? ऑडिट प्लान बनाना चाह रहा है। He delegates it to the engagement team to assess the internal control system, to decide the nature, timing and extent of audit procedure to be applied. उसने एंगेजमेंट टीम को कहा कि जाओ कंट्रोल को असेस करके आओ। किस लिए? ताकि हम एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिसाइड कर लें हमने क्या अप्लाई करना है। टीम को क्या कहा सईद ने? जाओ जाओ जाओ, क्या करके आओ? इंटरनल कंट्रोल को असेस करके आओ। क्या कहा सईद ने? जाओ इंटरनल कंट्रोल को असेस। क्यों? ताकि उसकी बेस पे डिसाइड कर सके हमें मजीद कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। From the assessment of internal control system, he finds that the internal controls are quite adequate and very effective. Internal controls are quite adequate, बहुत ही अच्छे, very effective, इतने अच्छे तो हमने सारी जिंदगी कभी नहीं देखे। Audit team members therefore proposed that certain areas should not be checked at all. Audit team ने कहा कुछ एरियाज को तो बिल्कुल ही छोड़ दें। However, Saeed instructs them to carry out less extensive audit procedure for each area. उसने कहा ना छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। हाँ, क्या कर लो? काम कम कर लो, छोड़ना नहीं। लेस प्रोसीजर कर लो, छोड़ना नहीं। कमेंट, एक्सप्लेन वेदर Saeed's decision to implement audit procedure right or wrong? राइट। क्यों राइट? दो रीजंस की वजह से सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर, उसने कहा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर ओमिट ना करो, कम कर दो, ओमिट। दो रीजंस की वजह से ये ठीक डिसीजन है। पहला ये कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं हर एरिया पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या रिक्वायर करते हैं? हर एरिया पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो। ये जो हर एरिया पे सब्सटेंटिव परफॉर्म करने के लिए, ये सैंपलिंग के अगेंस्ट नहीं है। सैंपलिंग में तो हम कम काम करते हैं ना, 100% काम। तो स्टैंडर्ड, हाँ, एरिया हर एक वेरीफाई करना है, लेकिन हर एरिया के अंदर सारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करना। तो एक रीजन सईद के डिसीजन के ठीक होने की ये है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट नहीं करना हर एरिया पे परफॉर्म। दूसरी रीजन क्या है कि इंटरनल कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाएं, उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनकी वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए भी हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूर, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छे होने के बावजूद भी लिमिटेशंस की वजह से, वीकनेसेस की वजह से कुछ ना कुछ एरर, फ्रॉड रह सकते हैं। हो जाए जी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसमें कोई ऐसी क्लाइंट के एनवायरनमेंट में ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन नजर नहीं आ रही
बल्कि ये तो उल्टा क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा। ये ऑडिट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि ऑडिट टीम ने एक डिसीजन किया, आप कमेंट कीजिए डिसीजन ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन 3, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस एंड ईच हैज डिफरेंट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस है और हर की रिलायबिलिटी डिफरेंट है। कह रहा है लिस्टेड बिलो आर सम पेयर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस। ये नीचे कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस के पेयर्स हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं डिटरमिन फॉर ईच पेयर वेदर द फर्स्ट और द सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस इज जनरली मोर रिलायबल, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर सिलेक्शन। यानी ये केस स्टडी या ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा है? रिलायबिलिटी पे। कह रहा है एक एविडेंस ये है लेफ्ट वाला, एक राइट वाला है, दोनों में से बताइए कौन सा ज्यादा रिलायबल है। डिसीजन हमारा किस बेस पे होगा? रिलायबिलिटी के पॉइंट्स फिट करेंगे। जिस एविडेंस पे रिलायबिलिटी के ज्यादा पॉइंट्स फिट हो गए वो मोर रिलायबल है, और जिस पे बेसिस ऑफ डिसीजन समझ आ गई। अब बताइए पहला क्वेश्चन, पार्ट ए, कंफर्मिंग ए बैंक बैलेंस वर्सेस एग्जामिनिंग द क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट। क्यों बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं? बैंक स्टेटमेंट बैंक क्लाइंट को भिजवाता है और फिर क्लाइंट हमें देता है। बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट स्टेटमेंट यह इनडायरेक्ट एविडेंस है, जबकि बैंक कंफर्मेशन क्या है? डायरेक्ट एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस हमेशा ज्यादा रिलायबल होता है, पढ़ा हुआ है। तो यहां पे ज्यादा रिलायबल एविडेंस कौन सा है? लेफ्ट वाला, कंफर्मिंग ए बैंक बैलेंस। रीजन क्लियर हो गई? ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं। एक्सटर्नल की बेस पे डिसीजन नहीं कर सकते क्योंकि हैं दोनों ही एक्सटर्नल, ओरिजिनेट दोनों ही बैंक ने किए हैं। बैंक स्टेटमेंट भी बैंक दे रहा है, बैंक कंफर्मेशन का जवाब भी बैंक दे रहा है दोनों एक्सटर्नल। फर्क इस वजह से नहीं है, फर्क किस वजह से है? डायरेक्टली हमारे तक पहुंचे कि इनडायरेक्टली पहुंचे? डायरेक्टली ज्यादा रिलायबल है कंफर्मिंग। बी, एन एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्विजिशन वर्सेस एन ऑडिटर्स रीकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा स्टूडेंट कहने लगा सर इन दोनों में तो कोई लिंक नहीं है, रॉ मटेरियल उधर मशरिक की बात कर रहा है और डेप्रिसिएशन मगरिब की, तो हमें इससे क्या लेना देना? हमने इसके ऊपर कमेंट करना ही नहीं कि दोनों में कोई लिंक है कि नहीं। हमने कमेंट क्या करना है? दोनों में से रिलायबल कौन सा है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है? क्योंकि जो देखिए ये ऑडिटर खुद परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो मटेरियल रिक्विजिशन है ये क्लाइंट प्रिपेयर करता है और क्लाइंट के थ्रू ऑडिटर तक पहुंचती है। तो ये भी इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व है, और जो प्रोसीजर ऑडिटर खुद परफॉर्म कर रहा है रिकैलकुलेशन, ये मोर रिलायबल हो गया। ये समझ आया? किस वजह से मोर रिलायबल हुआ? ऑडिटर ने खुद परफॉर्म किया है, तो डायरेक्ट एविडेंस ज्यादा रिलायबल है इनडायरेक्ट से। सी, डिस्कस द लाइकलीहुड एंड अमाउंट ऑफ लॉस इन द लॉसूट अगेंस्ट द क्लाइंट विद क्लाइंट्स इन हाउस लीगल काउंसिल वर्सेस डिस्कशन विद सीए फर्म्स ऑन लीगल काउंसिल। जी, एक ये है कि क्लाइंट के ही लॉयर से पूछ लिया, एक ये है कि सीए फर्म के अपने लॉयर से पूछा। तो अपने, क्योंकि जो हमारा अपना लॉयर है वो एक्सटर्नल है, वो क्लाइंट का नहीं है, क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल सोर्स से है। इसी तरह मुझे बताइए अगर एक वैल्यूएशन क्लाइंट का वैल्यूअर करता है, वो ज्यादा रिलायबल है या वो जो कि हम इंगेज करेंगे वैल्यूअर और वो करेगा? जो हम इंगेज करेंगे वैल्यूअर वो ज्यादा, क्यों? वो एक्सटर्नल है, क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है। जी नहीं, वो क्लाइंट का हो सकता है एक्सटर्नल हो सकता है क्लाइंट का एम्प्लॉय हो। बाज़ औक़ात क्लाइंट अपने एम्प्लॉय से भी वैल्यूएशन करवा लेता है, और इवन अगर एक्सटर्नल हो भी तो फिर भी क्लाइंट का वो हमारा जो वैल्यूअर है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल होगा क्लाइंट के एंगेज किए हुए से। हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं भला, क्लाइंट ने वैल्यूअर एंगेज किया होता है ना, अगर तो अपना एम्प्लॉय है उसका, हम स्ट्रेट अवे उसकी रिपोर्ट को रिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ने इंडिपेंडेंट मार्केट से वैल्यूअर उठाया तो हम उस वैल्यूअर को वैल्यूएट करते हैं, उसकी कंपिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है। अगर हमें लगे ये ठीक है तो उसकी रिपोर्ट पे दोबारा कर लेते हैं। अगर हमें डाउट लगे कहीं पे भी, उसकी कंपिटेंस पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, उसके काम पे डाउट लगे तो क्या करते हैं? अपना वैल्यूअर एंगेज कर लेते हैं। तो उसी तरह क्लाइंट का लॉयर है, एक हमारा लॉयर है, किसकी बात पे ज्यादा एतबार करेंगे? हमारा लॉयर।
क्लाइंट का लॉयर तो हो सकता है क्लाइंट के इंटरेस्ट को सामने रख के झूठ बोल दे, फर्ज कीजिए हो सकता है, नॉर्मली वैसे लॉयर ऐसे करते नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए लेकिन हमारा लॉयर को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो हमें ठीक बताएगा। तो सी में कौन सा ज्यादा रिलायबल है? सीए फर्म्स और लीगल फर्म्स। बात समझ में आ रही है मुझे, यहाँ लॉयर तक है, तो लॉयर अगर फर्म का होगा तो वो एक्सपेक्टेड जो उसके आउटकम्स है केसेस के वैसे बताएगा, प्रीवियस फाइंडिंग और केसेस उसका होगा तो बता दे मेरा। लाइक क्वेश्चन इनका ये है कि जो हमारी फर्म का वकील है वो क्लाइंट के केस के बारे में हमें कैसे बताएगा कि क्लाइंट जीत केस को स्टडी करके। हाँ जी, स्टडी कैसे करेगा? हम सारी क्लाइंट से उसकी डॉक्यूमेंटेशन कॉपी करवा के अपने वकील को देते हैं, किसको पढ़ के बताओ केस किस हालात में पहुंचा हुआ है और ये हार सकते हैं कि जीत सकते हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट का टेस्ट देख के कोई भी टीचर अंदाजा लगा सकता है ये पास होने वाला है कि फेल होने वाला है, उसी तरह किसी केस के डॉक्यूमेंट्स को देख के कोई भी वकील भी अंदाजा लगा सकता है कि ये केस हारने वाली है क्लाइंट के जीतने वाला है। अपने ही एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस पे शक हो तो उसको फौरी गोली मार दिया करते हैं, उसको हम साथ रखते नहीं है। डी, एग्जामिनिंग सेल्स इनवॉइसेस व्हेन सेवरल कॉम्पिटेंट पीपल आर चेकिंग ईच अदर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन ए वन पर्सन स्टाफ। पहले वाली एग्जांपल में क्या चीज है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो सेग्रीगेशन ड्यूटी से कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं कि वीक? स्ट्रांग होते हैं। तो यहां पे क्या होगा? अब यहाँ पे सेग्रीगेटेड कंट्रोल स्ट्रांग है और जब एक ही पर्सन कर रहा है कंट्रोल वीक है। कौन सा ज्यादा एविडेंस? जब कंट्रोल, पहले वाला पॉइंट है ना ये, जब कंट्रोल स्ट्रांग हो तब ज्यादा रिलायबल एविडेंस होता है या वीक हो? तो इसमें पहले वाला एविडेंस मोर रिलायबल है, पहले वाला एविडेंस मोर रिलायबल। ई, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट्स डिस्पैच डिपार्टमेंट वर्सेस सेल्स कंफर्म्ड बाय कस्टमर। क्यों? रीजन बताइए। एक्सटर्नल है, शाबाश, अब समझ आना शुरू हुआ आपको कुछ। एफ, फिजिकली एग्जामिन इन्वेंटरी टू कंफर्म देयर एग्जिस्टेंस वर्सेस एग्जामिनिंग देम टू कंफर्म देयर ऑब्सोलिसेंस। बताइए दोनों में से कौन सी चीज कंफर्म करना ज्यादा आसान है, एग्जिस्टेंस के वैल्यूएशन? क्योंकि एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए सिर्फ देख लेना काफी है, लेकिन इन्वेंटरी ऑब्सोलीट है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए आपको फर्दर बहुत से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जिनमें कुछ एस्टिमेशंस भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एनआरबी के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को भी कंसीडर करना होता है। तो इसीलिए फिजिकल एग्जिस्टेंस कंफर्म करना आसान है, ये ज्यादा रिलायबल एविडेंस मिलेगा हमें, लेकिन ऑब्सोलीट आइटम्स कंफर्म करना मुश्किल है। मुश्किल जी, उससे ज्यादा एविडेंस नहीं मिलेगा। ऑब्सोलीट से ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, भाई को केस स्टडी की असाइनमेंट दी थी, इसकी असाइनमेंट देख के मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए, आपने बताना है दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल आंसर आप दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन असाइनमेंट देख के बताओ इसने असाइनमेंट किया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन असाइनमेंट देख के बताओ ये इस दफा पास होगा कि नहीं। कौन सा ज्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं? पहले वाला इजी प्रोसीजर, दूसरे वाले में जजमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, दूसरे वाले में आपको और चीजें भी देखना पड़ेगी। तो इसी तरह इन्वेंटरी की एग्जिस्टेंस देखना आसान है, सिर्फ देख लो सामने पड़ी है कि नहीं इन्वेंटरी। उसकी ऑब्सोलिसेंस देखना कि ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई, ये मुश्किल है, इसमें और भी प्रोसीजर जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ज्यादा रिलायबल एफ के केस में एविडेंस कौन सा है? एग्जिस्टेंस कंफर्म करना, फिजिकल कंफर्मेशन, फिजिकली एग्जामिन करके एग्जिस्टेंस से ज्यादा रिलायबली कंफर्म होती है कि वैल्यूएशन? एग्जिस्टेंस। तो एफ में पहला सोर्स ऑफ एविडेंस मोर रिलायबल। जी, कंफर्म रिसीवेबल विद इंडिविजुअल कस्टमर वर्सेस कंफर्मिंग अकाउंट्स रिसीवेबल विद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक क्लाइंट में हम गए, वो क्लाइंट अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देता था, पेंशन। तो हमने कैलकुलेशन चेक की और जिन जिन एम्प्लॉइज को पेंशन पेएबल थी ना, उनको हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, क्योंकि वो भी एक तरह से कंपनी के पेएबल थे। एग्जाम्पल ये आपके सिलेबस से हटके है, लेकिन आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसमें भी कंफर्मेशन यूज कर सकते। तो जैसे से एम्प्लॉय को कंफर्मेशन लेटर भेजा ना, अगले दिन आके बड़ा खुश हमसे आके मिले और हमें तोहफे ना देना शुरू हो गए। हमने कहा ये चक्कर किया? उन्होंने कहा सर अल्लाह जानता है, हमें ये भी पता नहीं था कि पेंशन मिलेगी भी नहीं। आपने जब लेटर भेजा कि 2.5-3 लाख पेंशन पेएबल है, कल से तो हमें खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। तो मुझे बताइए
क्या ऐसी पार्टी को अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड करें जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो अपना कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर रही, वो ज्यादा रिलायबल एविडेंस हमें देगी कि वो पार्टी जो अपना डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रही है? तो बताइए, इंडिविजुअल्स अपना डबल रिकॉर्ड डबल एंट्री के मुताबिक रखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ज्यादा बेहतर एविडेंस हमें कहां से मिलेगा? इंडिविजुअल कस्टमर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ज्यादा प्रॉपर होता है, हर चीज का रिकॉर्ड रखा होता है ट्रांजैक्शन का। नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होगा। क्यों? ये दोनों ही एक्सटर्नल है। इंडिविजुअल कस्टमर भी एक्सटर्नल है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सटर्नल है। नहीं, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये नहीं कह रहा कि जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसी को कंफर्मेशन, उसको तो सेंड करते ही नहीं है। उसको क्यों सेंड करेंगे? तो उसके कस्टमर्स को करेंगे। तो इसमें इंडिविजुअल भी उसका कस्टमर है। बिजनेस, ये समझ एक बैंक की एग्जांपल है जिसके कस्टमर में इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन भी है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो कौन सा ज्यादा रिलायबल है? सेकंड। हाँ, इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है इंडिविजुअल की निस्बत। एच, ए बैंक कंफर्मेशन वर्सेस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन कैश रिसीट्स एंड रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडी लेजर। बैंक कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है। क्यों ज्यादा रिलायबल है? एक्सटर्नल है, रिटर्न है, डायरेक्ट है। वैसे ऑब्जर्वेशन भी डायरेक्ट है लेकिन ये रिटर्न नहीं होता, और वैसे भी ये लिमिटेड है सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो कंफर्मेशन हमारा वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस होता है। तो इसमें एच में कौन सा एविडेंस है? पहले वाला, बैंक कंफर्मेशन। नेक्स्ट जी, बी वाला रॉ मटेरियल। ऑडिटर जो ऑडिटर खुद से जो काम करता है वो ज्यादा रिलायबल है। नहीं, अच्छा, दोनों खुद ही कर रहा है, लेकिन जो पहले वाला ना जिसमें मटेरियल रिक्विजिशन को एग्जामिन कर रहा है उसमें क्लाइंट भी इन्वॉल्व है। हाँ, बनी उसके हाथ से, देख ऑडिटर रहा है, बनी उसके हाथ से, तो इसलिए उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। लीजिए, अब जरा छोटी सी केस स्टडी है। अब ध्यान, जिसने ये केस स्टडी सही सॉल्व कर ली उसने रिलायबिलिटी का कंसेप्ट पक्का हो गया उसका। कह रहा है सारा एन असिस्टेंट ऑडिटर डिसाइडेड टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या that all shipments made by Kids Sports Company have been invoiced। क्या एविडेंस ऑब्टेन करना चाहती है कि सारी शिपमेंट्स इनवाइस हो चुकी हैं, जितनी भी चीजें डिस्पैच की हैं, शिप की हैं, सबकी इनवाइस बन गई है। इनवाइस बन गई तो मतलब सेल्स अकाउंट में भी रिकॉर्ड हो गई है। और देखना क्या चाह रही है कि जितनी भी शिपमेंट्स हैं सबकी सेल इनवाइस बन गई है, सेल रिकॉर्ड हो गई है। कौन सी असर्शन? कंप्लीटनेस है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंगली शी सेलेक्टेड ए सैंपल फ्रॉम सेल इनवाइसेस एंड मैच्ड ईच इनवाइस विद सपोर्टिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। कमेंट ऑन हर डिसीजन। ये डिसीजन ठीक नहीं है क्या? क्यों ठीक क्यों नहीं है? कंप्लीटनेस को चेक करना चाह रहे हैं तो प्रोसीजर गलत है। कंप्लीटनेस के लिए से चाहिए शिपिंग डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करके देखे सेल्स इनवाइस सेल्स अकाउंट में एंट्री हुई है कि नहीं। लेकिन अगर सेल्स अकाउंट या सेल इनवाइस से सैंपल सेलेक्ट करके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, इससे अकरेंस की असर्शन वेरीफाई होती है, कंप्लीटनेस नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं। रैंक द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एडेड एविडेंस कंसर्निंग द ओनरशिप ऑफ लैंड यूजिंग स्केल 1 फॉर वर्स्ट टू 4 फॉर बेस्ट। यानी आपने बताना है इसमें कौन सा एविडेंस सबसे अच्छा है। रैंकिंग करनी है आपने। जो सबसे अच्छा होगा उसको 4 नंबर देने हैं, जो उससे कम बुरा होगा उसे 4 में से 3 नंबर देने हैं, जो उससे कम बुरा होगा उसे 4 में से 2, और जो सबसे फारा एविडेंस होगा 1। आस्क मैनेजमेंट इफ द क्लाइंट कंपनी, ये सारे पढ़ के फिर डिसीजन करेंगे। आस्क मैनेजमेंट इफ द क्लाइंट कंपनी ओन्स द लैंड। मैनेजमेंट से पूछा भाई लैंड है कि नहीं आपकी। दूसरा, फोन द बैंक एंड आस्क इफ इट होल्ड्स टाइटल डीड्स ऑन क्लाइंट्स बिहाफ। बैंक को फोन करके पूछा कि हमारे क्लाइंट के लैंड के टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। थर्ड, विजिट द बैंक एंड एग्जामिन टाइटल डीड्स। बैंक गए और टाइटल डीड्स को एग्जामिन किया। 4, आस्क द बैंक फॉर रिटन कंफर्मेशन दैट इट होल्ड्स टाइटल डीड्स। सबसे फारग एविडेंस कौन सा है? मैनेजमेंट से पूछने वाला, पहले वाला, इसको दें 1 नंबर।
उसके बाद दूसरे नंबर पे बैंक को फोन करना, इसको 2 नंबर दीजिए। फिर इसके बाद बैंक को कहना कि फोन के बजाय रिटर्न फॉर्म में दे, इसको कितने 3 नंबर, क्योंकि ये रिलायबल है। और सबसे अच्छा एविडेंस क्या है, खुद जाके चेक कर लो कि टाइटल डीड मौजूद है कि नहीं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। 5 क्लियर। इसमें रैंकिंग करनी सिर्फ 1 2 3 4 लिखना था आपने। कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया? नेक्स्ट, you are the audit senior on audit of Oreo Private Limited, a large manufacturing company, for the year ended 30th June 2015. You are reviewing the audit working papers prepared by the audit assistant Visma. अब ये वर्किंग पेपर आप एग्जामिन कर क्या? You noticed that on 30 June Visma attended the stock take and observed that the client followed the stock take instruction. She selected numerous items for the client's inventory sheet for counting. उसने बहुत सी आइटम्स उठाई, कहां से? अच्छा, पहले वाला प्रोसीजर तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है जो उसने ऑब्जर्व किया। दूसरे वाला सब्सटेंटिव प्रोसीजर है कि उसने खुद से इन्वेंट्री शीट में से सैंपल उठाया और देखा इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं। बिस्मा कंक्लूडेड दैट द इन्वेंट्री वाज फेयरली स्टेटेड। जब उसने देखा कि मैं जो भी आइटम स्टॉक शीट से उठाई है वो फिजिकली मौजूद है, तो उसने कहा इन्वेंट्री फेयरली स्टेटेड है। क्या ये डिसीजन ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने सारी असर्शंस को वेरीफाई नहीं। आप बता सकते हैं किस असर्शन को वेरीफाई किया? एग्जिस्टेंस को। और किसको नहीं किया? कंप्लीटनेस को नहीं किया, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन को नहीं किया। कैसे पता चला कंप्लीटनेस को नहीं किया? भाई जब हम किसी एरिया के बारे में कहें कि ये फेयरली स्टेटेड है, तो उसकी एक असर्शन को चेक करके कह सकते हैं कि सारी असर्शन को चेक करना चाहिए। तो उसने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया उनको सामने रख के मुझे बताएं, क्या सारी असर्शन चेक की गई हैं? नहीं। कौन सी असर्शन चेक नहीं की गई? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कैसे चेक होती? अगर फिजिकल का बैलेंस उठा के देखते लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। वैल्यूएशन की असर्शन भी वेरीफाई नहीं हुई, वो कैसे वेरीफाई होती? अगर वो वेरिफिकेशन के दौरान में इन्वेंट्री की फिजिकल कंडीशन भी देखती कि कोई इन्वेंट्री डैमेज तो नहीं है, अगर वो वेरिफिकेशन के दौरान में एजिंग रिपोर्ट भी देखती कि कौन सी इन्वेंट्री ज्यादा पुरानी है, अगर वो वेरिफिकेशन के दौरान में इन्वेंट्री की सेल प्राइस भी देखती कि इन्वेंट्री किस प्राइस पे सेल हो रही है, ये चीजें वैल्यूएशन एलोकेशन को कंफर्म करती हैं। उसने सारी असर्शंस वेरीफाई नहीं की, इसलिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिया। सारी असर्शन बिल्कुल किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के लिए, ये कहने के लिए कि ये एरिया फेयरली स्टेटेड है, सारी की सारी असर्शन को वेरीफाई करना होता है। B. You also notice that advertising expenses are material, although only 50% of last year's balance. पिछले साल की निस्बत इस साल के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितने हैं? 50। तो बताइए कौन सी असर्शन एट रिस्क है? पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंसेस बहुत कम है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस होंगे, तो कौन सी असर्शन एट रिस्क? कंप्लीटनेस, कि एक्सपेंस कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुए, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, बिस्मा ने क्या किया? बिस्मा सेलेक्टेड ए लार्ज सैंपल ऑफ एंट्रीज, जो एंट्रीज रिकॉर्ड हुई थी उनका एक ज्यादा बड़ा सैंपल उठाया, एंड एग्रीड देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एग्री किया, सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, नो एरर्स वर फाउंड। बिस्मा कंक्लूडेड दैट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस वर रीजनेबल। प्रोसीजर ठीक है। ये फिर अगेन वही प्रोसीजर, रिस्क है कंप्लीटनेस में, और प्रोसीजर कौन सा? अकरेंस का लगाया हुआ। क्लियर? ये आपका टेस्ट यहाँ पे कंक्लूड हो गया, दोनों टेस्ट कंक्लूड हो गए। अच्छा, आप मुझे बताइए, हम चैप्टर 14 के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, कंसेप्ट को? कितने स्टूडेंट का ख्याल है क्वेश्चन को डिस्कस? हाइब्रिड के भी हाथ उठाए। कितने स्टूडेंट का ख्याल है क्वेश्चन डिस्कस करें? कितनों का ख्याल है अगला कंसेप्ट डिस्कस करें? कंसेप्ट वाले बच्चे ज्यादा हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन डिस्कस जरूर करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि करने ही नहीं है, ना 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 ना, करने जरूर हैं। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, करने जरूर है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने किए हुए? आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ये असाइनमेंट की है? शाबाश। चलिए, तो कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इनको, आज टेस्ट डिस्कस हो गए, यही होता है। कल हमने क्या किया?
कल हमने कंफर्मेशन लेटर भेज दिया, कल हमने कंफर्मेशन लेटर भेज दिया, अब क्या कर रहे हैं हम? इंतजार किस बात का? जवाब का। जवाब के जवाब क्या आता है? जवाब मुख्तलिफ तरह के आ सकते हैं, जवाब मुख्तलिफ तरह के आ सकते हैं। अब हम हर केस में सीखेंगे कि किस तरह का जवाब आए तो हमने क्या करना है, किस तरह का रिप्लाई रिसीव हो तो हमने क्या करना है। क्या सीखेंगे? कि किस तरह का रिप्लाई आए तो हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जैसे अगर जवाब ये आता, देखिए जवाब कितनी तरह का आ सकता है। हो सकता है जवाब आए और पार्टी कहे क्या? बैलेंस एग्री करता है, बैलेंस एग्री करता है, यही बैलेंस है। हो सकता है जवाब आए और पार्टी कहे क्या? क्या एग्री नहीं करता, डिसएग्रीमेंट है। और हो सकता है कि जवाब आए ही ना, नॉन रिस्पॉन्स, डिसरिगार्ड। हो सकता है कि जवाब ओरल आए, फोन में जवाब दे दे हमें। हो सकता है जवाब इनडायरेक्ट आए, मैनेजमेंट के थ्रू दे दे। और हो सकता है जवाब इलेक्ट्रॉनिकली आए। इलेक्ट्रॉनिक याद है? ये मुख्तलिफ तरीकों से या मुख्तलिफ तरह का जवाब आ सकता है। कौन कौन सा जवाब आ सकता है? एग्रीड का, डिसएग्रीड का, नो रिस्पॉन्स का, ओरल का, इनडायरेक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक का। अगर तो जवाब आता है रिटन फॉर्म में और क्लाइंट कहता है कि बैलेंस एग्रीड है, तो हम कहते हैं बैलेंस एग्रीड है तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। क्यों भला? हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। और अगर जवाब आता है और पता चलता है डिसएग्रीमेंट है, हाँ, इसमें ट्विस्ट है। दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में मुझे आपने फर्क बताना है। पहले में उसने क्वेश्चन में लिखा, आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, कंफर्मिंग पार्टी ने जवाब दिया जो कि आपके लिखे हुए बैलेंस से डिफरेंट है, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है? आपने कंफर्मिंग पार्टी को लेटर लिखा, कंफर्मिंग पार्टी ने कहा सर हमारा फर्क है। क्या फर्क है? हमने 6 लाख का चेक 30 दिसंबर को भिजवा दिया हुआ है, ये रेंट से एक दिन पहले। दोनों, और इसकी रिक्वायरमेंट में भी कह रहा है बताइए अब क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपने सुन ली, दूसरे की भी सुन ली, दोनों में क्या फर्क है? दूसरे में रीजन, स्पेसिफिक रीजन बताई है, पहले वाले में स्पेसिफिक रीजन। तो जब कभी डिसएग्रीमेंट हो ना एग्जाम में आए, आपने सबसे अहम ये देखना है कि उसने कोई स्पेसिफिक रीजन बताई है कि नहीं। सबसे अहम ये देखना है स्पेसिफिक रीजन बताई है कि नहीं। अगर स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई, जनरली कह रहा है, क्या जनरली कह रहा है कि बैलेंस मैच में डिसएग्रीमेंट है, तो हमारे प्रोसीजर भी जनरल होंगे। और अगर वो कोई स्पेसिफिक रीजन दे रहा है, हमारे प्रोसीजर भी स्पेसिफिक होंगे। नहीं समझ आई बात की? फिर से सुनिए। अगर हमने लेटर लिखा और क्वेश्चन में उसने कहा कि कंफर्मिंग पार्टी ने जवाब दिया है और देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद बैलेंस कंफर्म्ड, डिसएग्रीमेंट है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे बताइए। क्या इसमें उसने स्पेसिफिक रीजन बताई है? स्पेसिफिक रीजन बताई है? नहीं बताई। जब स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई, जनरल बताए, तो हमारे प्रोसीजर भी क्या होंगे? जनरल होंगे। और अगर वो स्पेसिफिक रीजन बता दे, क्वेश्चन में स्पेसिफिक रीजन बता दे, तो हमारे प्रोसीजर भी स्पेसिफिकली होंगे उस रीजन के अकॉर्डिंगली। जैसे स्पेसिफिक रीजन में कहे कैश इन ट्रांजिट है, हमारे प्रोसीजर किसके ऊपर फोकस करेंगे? कैश इन ट्रांजिट को कैसे वेरीफाई करना है। अगर स्पेसिफिक रीजन में कह दे गुड इन ट्रांजिट है, हमारे प्रोसीजर क्या होंगे? गुड इन ट्रांजिट को। अगर स्पेसिफिक रीजन में बता दे इन्वेंट्री डैमेज थी, मैंने वापस कर दी है, हमारे स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या होंगे? इन्वेंट्री को और रिटर्न की एंट्री पे, सेल्स रिटर्न की एंट्री से रिलेटेड होंगे और इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स होंगे। भी समझ आ रहा है? एग्जाम में सबसे अहम कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि जब कंफर्मेशन का जवाब आया, डिसएग्रीमेंट था, आपने देखना है कि क्या वो जनरल पूछ रहा है या उसने कोई स्पेसिफिक रीजन बताई है। स्पेसिफिक रीजन बताइए तो हमारे प्रोसीजर भी स्पेसिफिक होंगे उस रीजन के मुताबिक। जनरल रीजन बताइए तो हमारे प्रोसीजर भी
जैसे जनरली कहते हैं डिसएग्रीमेंट है, हम भी जनरली ऊपर ऊपर से कह देंगे। अच्छा डिसएग्रीमेंट है तो क्लाइंट से रिकंसिलिएशन बनवाएंगे, क्लाइंट से कहेंगे भाई तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का फर्क आ गया है, रिकंसिलिएशन बनाओ, फर्क किस चीज का है। और फिर हम देखेंगे वो फर्क टाइमिंग डिफरेंस था, वो फर्क मिस स्टेटमेंट पार्टी के रिकॉर्ड में थी या वो मिस स्टेटमेंट क्लाइंट के रिकॉर्ड में थी। भाई हो सकता है ना ए और बी के रिकॉर्ड में फर्क आ गया, ए के रिकॉर्ड में गलती हो सकती है, बी के रिकॉर्ड में भी गलती हो सकती है, हो सकता है दोनों ठीक हो। ये कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट का फर्क हो। जैसे अगर ए ने बी को गुड्स डिस्पैच की 30 दिसंबर को, जो बी तक पहुंची 2 जनवरी को, तो 31 जनवरी पे स्टेटस क्या है, ए ने सेल रिकॉर्ड कर ली है, बी ने परचेज रिकॉर्ड नहीं। फर्क आ जाएगा कि नहीं? ये फर्क बताइए, ए के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है कि बी के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है कि दोनों के रिकॉर्ड में नहीं है? ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस किस वजह से राइज होता है? कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट की वजह से। इसे टाइमिंग डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि 2-4 दिन का फर्क होता है, 2-4 दिन के बाद जैसे ही कैश या गुड्स दूसरे बंदे के पास पहुंचती है वो एंट्री कर लेता है, डिफरेंस खत्म। तो कुछ टाइम के लिए फर्क राइज होता है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मिस स्टेटमेंट है हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड, ये भी ये समझ आ गया कि रिकंसिलिएशन बनानी है और आपने फैसला करना है कि टाइमिंग डिफरेंस है, कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है या हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट। अगर हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट हो तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? हो सकता है ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस को इंडिकेट कर रहा हो सकता है ये इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर आपको पता चला, गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन में उसने कहा कि कंफर्मिंग पार्टी ने कैश सेंड कर दिया जो कि हमारे पास रिसीव हुआ था 31 दिसंबर को, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड की 1 जनवरी को। बताइए हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? है कि नहीं? है, क्योंकि 31 दिसंबर को कैश रिसीव हो गया ना, 31 दिसंबर को एंट्री पास हो जानी चाहिए। अगर 31 दिसंबर को एंट्री पास हुई होती ना तो फर्क ना आता। 31 दिसंबर की बजाय 1 जनवरी को एंट्री, इसका मतलब है कट ऑफ एरर है। इसका मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट है। ये मिस स्टेटमेंट तो है ही है, क्या साथ ही साथ हमारे क्लाइंट के कंट्रोल्स ओवर कैश रिसीट्स उसकी वीकनेस का इशारा नहीं कर रही? यही कह रहा है। और अगर आपको पता चले ये कैश 2 महीने पहले रिसीव हुआ था और अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड भी है। तो ये जनरल प्रोसीजर क्लियर हो गए। जनरल प्रोसीजर कब लिखने हैं? जब उसे लेकिन जब उसने डिसएग्रीमेंट की रीजन बताई हो तो हमने उस रीजन के मुताबिक प्रोसीजर बताने हैं। अब स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड उसने ये चीज बताई है बुक ने, इसके बारे में गाइडेंस नहीं दी। क्यों भला? वो कहते हैं इसके बहुत सी रीजन हो सकते हैं, हम कौन कौन सी रीजन बताएं? तो उन्होंने बताया, लेकिन हमने सोचा कि बहुत सी रीजन हो सकती है, लेकिन कम से कम जो पास्ट पेपर में पूछ रहा है या पूछ सकता है वो रीजन तो बताए ना। तो हमने क्या किया, उन रीजन की लिस्ट बना ली। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपको एक लिस्ट मिल जाए? कौन सी लिस्ट? जिसमें स्पेसिफिक डिसएग्रीमेंट का जिक्र हो और ये जिक्र हो कि किस स्पेसिफिक डिसएग्रीमेंट के केस में क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या ऐसी लिस्ट चाहिए आपको? क्यों चाहिए? याद तो करना नहीं आपने, केस स्टडी तो रिटन फॉर्म में करनी नहीं आपने, तो क्यों चाहिए? पक्की बात है भाई, चाहिए आपको लिस्ट? अच्छा 1 मिनट हारिए, ये भाई से पूछते हैं, अगर सही जवाब दे दिया तो फिर लिस्ट आपको दे दी जाएगी। भाई कौन सी लिस्ट चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। स्पेसिफिक प्रोसीजर जो परफॉर्म करते हैं किस केस में? जब कोई स्पेसिफिक रीजन उसने इंडिकेट की हो। कहां पे? कंफर्मेशन में। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 1-2 अटेम्प्ट्स लग गई एज यूजुअल, लेकिन एंड पे उसने बता ठीक दिया। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये लिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल। ये लिस्ट कहाँ पे है? पेज 187 लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है रिप्लाई ऑफ कंफर्मेशन और राइट साइड पे लिखा है इसको आपने कैसे इंटरप्रेट करना है। लेकिन याद रखें
स्टिल ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। ये आपको आइडिया दिया जा रहा है कि इस तरह का रिप्लाई आए तो ये प्रोसीजर है, और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी लिस्ट है। वो कहाँ से मिलेगी आपको? नहीं, वो अब मैं नहीं सकता, वो मैंने नहीं, वो आई कैप ने हमारे साथ शेयर की हुई है पास पेपर्स की शक्ल में। हाँ, वो पास पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कब? तब जब ये कम से कम ये वॉल्यूम 1 के सारे क्वेश्चन आप हाथ से निकाल लेंगे, तब वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज आपको दूंगा इस चैप्टर की, उससे पहले नहीं दूंगा। कब? जब ये चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो फिर ही केस स्टडीज वाली आएगी ना। अभी तो ये हल्की हल्की छोटी छोटी केस स्टडी तो अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन 11 कितने स्टूडेंट्स ने किया रिटर्न फॉर्म में, अभी पता चल जाता है। रिटर्न फॉर्म में ये ले, ये देख लें कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स ने पूरी क्लास में। ये हाल है आपका। एक केस स्टडी होती नहीं, वो कहते 10 केस स्टडी दे दे सर, दे 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 दे, घर जाके सजा के रख देंगे, दिल को सुकून तो होगा ना कि केस स्टडी बड़ी है। ना 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 भाई, ये केस स्टडी जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तब वो मिलेंगे। और इसमें से क्वेश्चन अक्सर आता है। अक्सर से क्या मुराद, क्या बताया था कि तकरीबन 3 में से 2 अटेम्प्ट्स में से क्वेश्चन आता है और केस स्टडी का। और उसमें रिसेंटली वो ये पूछ रहा है, ये क्लियर हो गया आपका। डिसएग्रीमेंट, अब क्या करना है? हाँ, टाइम खत्म हो गया। नहीं, अब ये पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, चलें ठीक। फिर एक वादा करना पड़ेगा कि कल आप ये स्पेसिफिक रिस्पांस पढ़ के आएंगे। पक्की बात है, स्पेसिफिक रिस्पांस सारे पढ़ के आएंगे। चलिए ठीक, फिर मैं आपसे पूछूंगा कल, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।